हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। जेठानी के गांव के स्टाइल और देवरानी के शहर के स्टाइल की रसोई। गांव की बहू। मिट्टी की सुंदर रसोई जिसके दीवारों पर सुंदर फूल बने हुए, सामने सुंदर दो मुंह का चूल्हा, अलमारी पर सुंदर मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तन रखे हुए हैं। चूल्हे के सामने एक सुंदर कालीन बिछी हुई है जिस पर पूजा बैठकर खाना पका रही है और फिर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आजकल सपने में माँ जी बहुत आती हैं, पता नहीं माँ जी की सेहत ठीक है या नहीं। तभी उसका पति बोलता है, अरे ये क्या बात हुई? अगर माँ तुम्हारे सपनों में आ रही है तो क्या इसका मतलब है माँ का तबीयत खराब है? ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन ऐसा होता है कि ना, जब कोई सपने में आता है तो वो मेरे बारे में सोचता है, इसीलिए मैं कह रही थी हमें माँ जी से बात करनी चाहिए। चलिए छोड़िए, वैसे भी तो माँ के पास देवरानी जी है ना, उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। शहर में देवरानी। अच्छा हुआ मैंने ऑनलाइन आलू के पराठे मंगा लिए थे, वरना हमें नाश्ता देने में लेट हो जाती। अब चलती हूँ, फटाफट से इन्हें तवे पे गर्म करके सबको खिला देती हूँ। अब पैकेट से कच्चे पराठे निकाल कर नव्या तवे पर सेकती है और फिर टोमेटो सॉस के साथ अपने सास ससुर और अपने पति को, घर में सभी को परोस देती है। सुभाष पराठे का जैसा ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं वैसे ही बोलते, अरे बहू, ये कैसे पराठे बनाए हैं तूने? इसके अंदर से तो प्लास्टिक की बदबू आ रही है। तभी उसकी सास बोलती है कि नव्या जो है, इसका आलू ख़राब हो गया है, तुमने कैसे पराठे बनाए हैं? तब उसकी ननद बोलती है, अरे भाभी, कहीं आपने इसे ऑनलाइन तो नहीं ऑर्डर किया है? तब नव्या बोलती है, अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो जल्दी से पकड़ ली कि हाँ मैंने मंगाए हैं बाहर से। हाँ, मैंने पराठे बाहर से मंगा करके इसको तवे पर गर्म करके दी हूँ। मैंने पराठे कल ही मंगा के रख लिए थे। बस करिए भाभी, अब ये मुझे पराठे नहीं खाने हैं। तभी उसका पति भी बोलता है, नव्या, अब बस करो तुम, जब देखो तब ऑनलाइन पराठे मंगवाने से तुम बाज नहीं आ रही हो। एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हाँ आप लोग क्या खाएंगे। तभी नव्या बोलती है कि आप लोग अपने से बना करके खा लिया करिए, मुझे खाना बनाने की आदत नहीं है, इससे तो हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, आजकल सब ऑनलाइन खाते हैं। और रसोई में देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी, आप लोगों के लिए रसोई में खड़ी होकर कुछ नहीं बना सकती हूँ। अब यह सुनकर घर वाले मुंह बंद कर कर अपना खाना खाते हैं और सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन, भाभी आप हमें लंच बॉक्स नहीं देती हैं, चलो मेरा भी लंच बॉक्स पैक कर दो। अब नव्या इतनी गर्मी में सोच रही है कि मैं इतनी गर्मी में कैसे टिफ़िन पैक करूं। तभी वहां आती है गायत्री। यह सब कुछ सुनकर वह बोलती है, अरे बहू, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी रसोई में सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, रोटी मेकर है, डिशवाशर है, मसाला पीसने के लिए मिक्सर है, माइक्रोवेव है, और रसोई में क्या चाहिए तुम्हें? चिमनी भी तो लगाए हैं हमने, जिससे सारी गर्माहट बाहर निकल जाती है। इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। जाओ जल्दी से, फटाफट से दोनों का टिफ़िन पैक करो। अब नव्या मुंह बनाकर रसोई में आती है और बड़बड़ाते हुए, मुझसे नहीं बनेगा कुछ भी, इन लोगों का लंच बॉक्स एक काम करती हूँ, फिर फ्रिज में पड़ा हुआ है, उसी से सैंडविच बना करके इन्हें दे देती हूँ। से ब्रेड निकालती है, उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल, मेयोनीज और चीज़ डालकर माइक्रोवेव में रखकर वो पिज्ज़ा बना देती है। कुछ देर के बाद वह टिफ़िन पैक करके उसमें सॉस रख करके दोनों को टिफ़िन दे देती है और दोनों ऑफिस लेकर टिफ़िन चले जाते हैं, कॉलेज के लिए चले जाती है। इधर नव्या अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मैंने सारा काम कर लिया है और मैंने रसोई में सफ़ोला ओट्स मंगा कर रख दिया है, आप अपने लिए दोपहर में सफ़ोला ओट्स बना करके खा लीजिएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी में जा रही हूँ। इतना कहकर नव्या वहाँ से चली जाती है और फिर अपने छोटी सी किटी पार्टी में दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। दोपहर 2 बजे जब गायत्री रसोई में जाती है तो देखती है रसोई चारों तरफ गंदी पड़ी होती है।
डस्टबिन में से बदबू आ रही थी। जूठे बर्तन बेसिन में पड़े हुए थे और कोने में कॉकरोच घूम रहा था। हे भगवान, इतनी स्टाइलिश रसोई की ऐसी की तैसी करके रखी है बहू ने। यह रसोई छी, कितनी गंदी पड़ी हुई है। मैं तो इसमें कुछ बना करके नहीं खा पाऊंगी। इतना कहकर गायत्री अपने कमरे में भूखे पेट जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज में जब नव्या की ननद निशा अपना लंच बॉक्स खोलती है तो, अरे निशा, तू ये कैसा ब्रेड पिज्ज़ा लेकर आई है? तेरी ब्रेड पिज्ज़ा से तो बदबू आ रही है। शायद इसमें इस्तेमाल की गई सब्जियां खराब हो गई हैं। हे भगवान, लगता है मेरी भाभी ने पिज्ज़ा बनाते टाइम सब्जियों को देखा नहीं। वो ख़राब सब्जियां इसमें डाल दी हैं, इसीलिए इसमें से बदबू आ रही है। पिज्ज़ा खाने लायक नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। दूसरी तरफ अंकित जब अपने दोस्तों के साथ अपना लंच बॉक्स खोलता है, अरे भाई, कितनी बदबू आ रही है तेरे लंच बॉक्स से। कितने साल पुरानी पिज्ज़ा चीज़ लेकर आया है तू? अरे इसके अंदर तो बदबू आ रही है। और अंकित के दोस्त बोलते हैं, क्या ये सब खाने की अभी तेरी उम्र है? अरे क्या करूं यार, मेरी पत्नी को मैंने कितनी बार मना किया है, कितनी फैसिलिटी दे रखी है, इतनी स्टाइलिश रसोई बनवा कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी वो मन लगाकर खाना नहीं बनाती है। दूसरी तरफ खेत में फसल काटते हुए पूजा का पति जब अपना टिफ़िन खोलता है तो उसके अंदर लहसुन की चटनी, सरसों का साग, मिक्स वेज, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, इतनी सारी डिश बना करके गांव की बहू दी थी और साथ में लस्सी भी। तभी उसके दोस्त लोग बोलते हैं, अरे हार्दिक भाई, तुम्हारी मौज है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे खान पान का और तुम्हारी सेहत का कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी टिफ़िन खोलते ही चारों तरफ खाने की खुशबू फैलने लगती है। भाई जी शुक्रिया। भाई थोड़ा आप भी चख लीजिए, हाथ धोकर आता हूँ। क्यों नहीं, आइए जल्दी आइए, आइए बैठिए। तब हार्दिक के दोस्त लोग भी उसके साथ बैठ करके उसका खाना खाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। दोपहर में अपनी बेटी के लिए दाल चावल पूजा और बना रही थी और पकौड़े तल रही थी, जिसकी खुशबू कलावती के नाक में चली जाती है और वो खुशबू को सूंघकर पूजा की रसोई में आ जाती है। अरे पूजा बहू, अच्छा तो पकौड़े तल रही है, इसकी खुशबू बाहर तक जा रही है। लगता है सरसों के कच्ची घानी की तेल इस्तेमाल कर रही है तू, और बेसन भी अपने हाथ से ही बनाया है। जी हाँ। तभी उसकी बेटी बोलती है, मम्मी मम्मी, बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी से दाल चावल पकौड़े खाने को दो ना। तब पूजा अपनी बेटी को दाल चावल और पकौड़े निकाल करके देती है और कलावती से बोलती है कि आप भी खा लीजिए। तो वह बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम मुझे थोड़े से पकौड़े दे दो, मैंने खाना बनाया है, मैं खाने के साथ तुम्हारी पकौड़े खा लूँगी, पकौड़े की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तब पूजा जल्दी से कलावती को पकौड़े दे देती है और वह लेकर चली जाती है। उधर शहर में बसंती आती है। अरे शकुंतला, बसंती, तुम दोनों यहाँ, बड़े दिनों के बाद आए हो तुम लोग, बड़ी फुर्सत से। आओ आओ बैठो। हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी तो तुमसे मिलने आ गए हम। चलो अच्छा किया, आओ बैठो। बहू जाओ, सबके लिए कुछ खाने पीने के लिए बना करके ले आओ, बहुत दिनों बाद ये हमारे घर आए हैं। अच्छा ठीक है, ये लोग लंच तो करके ही जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। इतना कहकर नव्या किचन में आती है, जहाँ रसोई पूरी गंदी पड़ी हुई थी, चारों तरफ से गंदी थी। हे भगवान, इन मेहमानों को अभी अभी आना था, अब इनके चक्कर में मुझे रसोई भी साफ़ करनी पड़ेगी। मैं रसोई वगैरह साफ़ नहीं करूँगी, मुझे दोपहर की नींद भी लेनी है। एक काम करती हूँ, अब नव्या फ्रिज खोलती है। फ्रिज में प्लास्टिक के बैग में मसाले की ग्रेवी का बर्फ़ जमा हुआ था। अब नव्या उसे बाहर निकालती है और कुछ हरी सब्जियां काटने के बाद नव्या मसाले ग्रेवी जो बर्फ़ सामान में है उसे तोड़ तोड़ कर कढ़ाई में डालने लगती है। अच्छा हुआ मैंने एक हफ्ते पहले अदरक, लहसुन, टमाटर और खड़े मसाले का पेस्ट तैयार करके उसे फ्रिज में रख दिया था। अब इन्हीं मसालों से मैं कढ़ाई में थोड़ा सा
भूनकर सब्जी बना लूँगी। अब इस तरह नव्या सब्जी बनाती है और दूसरी तरफ रोटी बना लेती है। रोटी बनाने लगती है कि तभी मेकर ख़राब हो जाता है। उसमें से आवाज़ आने लगती है, ओह गॉड, इस रोटी मेकर को भी अभी ख़राब होना था। चलो, जितनी रोटी बनी है उतने में ही मैं काम चला लूँगी। फ्रिज में रात का चावल बचा हुआ है, उन्हें भी गर्म कर लेती हूँ। अब नव्या फ्रिज खोलती है और बासी चावल निकाल करके उसे भी गर्म करती है और फिर सभी को खाने के लिए परोस देती है। डाइनिंग टेबल पर खाना रखती है, जिसको खाने के बाद गायत्री की सहेलियाँ, गायत्री ये कैसा खाना बनाया है तेरी बहू ने, सब्जी के मसाले तो कच्चे हैं और चावल भी बदबू मार रहा है, रोटी भी ठीक से पकी नहीं है, ये कैसा खाना इसने बनाया है, सच में तेरी बहू ये कैसा खाना बना रही है। अरे हमारे आगे वैसे तो मोहल्ले में बड़ी कहती फिरती हो कि स्टाइलिश रसोई है, स्टाइलिश रसोई है, स्टाइलिश रसोई में ऐसा ही खाना बनता है। तेरी बहू ने लगता है उसकी बहू झूठ बोलती है। तभी गायत्री की सहेलियाँ बोलती हैं, चलो थोड़ा स्टाइलिश रसोई देख कर आते हैं। सभी उठते हैं और रसोई में देखने के लिए चले जाते हैं। और फिर इधर नव्या फ्रिज खोल करके उसमें 1 हफ्ते पुराने वाली ग्रेवी को रख रही होती है। चलो, आज 1 हफ्ते पुराने मसाले का यूज हो गया, मैं तो इसे फेंकने वाली ही थी। तभी बाप रे, किचन में तेरी बहू ने हमें 1 हफ्ते पुराने मसाले से सब्जी बना करके खिलाया है। छी छी, और वह चावल भी रखा हुआ था बासी, जिसमें से गंदी बदबू आ रही है। इसका मतलब वो चावल भी बासी था। सच में ऊपर से ये रसोई कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। अरे ये स्टाइलिश रसोई की ऐसी की तैसी करके रखी है, कबाड़ खाना लग रहा है यह। अरे बहू, तुम इस घर की गृहिणी हो, रसोई को साफ़ करके रखना चाहिए। यहाँ तो पानी पीने भी लायक नहीं है, यहाँ हम कुछ नहीं खाएंगे। अब इतना सुनकर गुस्से से बसंती और शकुंतला दोनों वापस चली जाती हैं। यह देखकर गायत्री बहुत उदास हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो अपनी बहू को बोलती है, बहू यह सब क्या है, तुम्हारी वजह से मेरी दोनों सहेलियां बिना कुछ खाए पिए चली गई, ऊपर से तुम्हारी रसोई यानी टाइम गंदी रहती है। क्या मैंने इन चीज़ को कमी की है? किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें मना नहीं किया है। सॉरी मम्मी जी, आज तो बहुत गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर नव्या चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज यही सब बना करके लगा देती है। तभी नव्या की ननद बोलती है, भाभी चाउमीन फूड्स मैं खा सकती हूँ, भैया खा सकता है, लेकिन थोड़ा मम्मी पापा के बारे में आप सोचा करिए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते गए। एक दिन बालकनी में गायत्री अपने पति के साथ शाम के टाइम चाय बैठकर पी रही होती है। सुनिए जी, मुझे अपनी बड़ी बहू की बहुत याद आ रही है, वो कितने अच्छे पकवान बनाती थी। हाँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो, बड़ी बहू का तो जवाब ही नहीं है। वह उसके खाने की तो बात ही कुछ और है, उसके हाथों में तो जैसे जादू है। सुभाष बोल रहा था। इतना कहता है तभी गांव से पूजा का कॉल आता है। गायत्री फ़ोन उठाती है और फिर बोलती है, हेलो बहू, तेरी बड़ी लंबी उम्र होगी, तुझे पता है मैं भी तो तेरे ही बारे में बात कर रही थी। जी माँ जी, प्रणाम। अरे मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मेरे बच्चों की छुट्टी हुई है, तो मैं सोच रही थी कि 1-2 हफ्ते के लिए मैं आपके पास आ जाऊं। तो बहुत अच्छा सोच रही है बहू, तू जल्दी आ जा, तुमने बता करके बहुत अच्छा किया, मैं बेसब्री से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। चलो फिर फ़ोन रखती हूँ। इतना कहते ही फ़ोन रख देती है। तभी नव्या आ जाती है। अच्छा, तो जेठानी जी आ रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जेठानी जी के नाम से मम्मी जी बड़ा खुश हो जा रही हैं? पापा जी, बहू तुम्हारी जेठानी है, इतनी अच्छी है कि उसका जवाब ही नहीं है। इतना सुनकर नव्या चिढ़ जाती है और वह पैर पटकते हुए नीचे आ जाती है। दूसरी तरफ पूजा अपना सारा पैकिंग कर लेती है
और बोलती है, सुनिए जी, हम गांव में शहर जा रहे हैं और हमें आपको शहर का खाना तो पसंद आता नहीं है, इसलिए मैं गांव से ही दाल चावल और अपने हाथों के बने हुए सभी देसी मसाले और अपने आंगन में उगी हुई हरी सब्जियां ले करके जाऊंगी और सोच रही हूं कि सिलबट्टा भी ले जाऊं। माँ जी को सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद आती है। अरे तुम पागल हो क्या? इतना सारा सामान कैसे लेकर के जाओगी? उठा ले जाओगी? जानती हो बैग कितना भारी हो जाएगा। वहाँ हमारी देवरानी है ना, वह सब कर लेगी। उसकी रसोई है, उसकी स्टाइलिश रसोई है। अरे रहने दीजिए, उनकी रसोई का खाना तो माँ जी खाती ही है ना। मैं गांव से शहर जा रही हूँ तो मैं अपने हाथों से माँ जी को गांव की तरह खाना बना करके खिलाना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर सारा सामान पैक कर लो, भर लो बैग में। मम्मी मम्मी बहुत मज़ा आएगा ना शहर जाकर? हाँ बेटी, बहुत मज़ा आएगा। अब पूजा बड़े से बैग में सारी हरी सब्जियां रख लेती है और अपने देसी मसाले रख लेती हैं। अब सब स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद सभी शहर पहुंच जाते हैं। और ट्रेन से उतरने के बाद कूली बोलता है, अरे भाभी, आप कितना सामान ले आई हैं, कितना भारी है, जैसे लगता है कि शहर पहली बार आई हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी सास यहीं पे रहती है, मैं गांव से बच्ची की छुट्टी हुई है तो आई हूँ घूमने। तभी टैक्सी आता है और टैक्सी में बैठ करके सभी घर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद घर पहुंच जाते हैं। पूजा की सास और ससुर और देवरानी और देवर सभी दरवाजे पे खड़े थे। अरे अरे, तुम लोग आ गए, आओ आओ जल्दी अंदर आओ। चलो नब्या, जल्दी से बहू के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। सभी प्रणाम करते हैं। दादी जी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, चाची जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम। पूजा की बेटी बोलती है और सब बहुत खुश होते हैं। तब नब्या की सास बोलती है कि नब्या जाओ बहू, बहुत थकी होगी, जल्दी से कुछ बना दो, ये लोग खा करके आराम करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी किचन में जा कर के कुछ बना करके ले आती हूँ। तभी नब्या किचन में जाती है और अपना वही शहरी स्टाइल वाला मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन सभी कुछ बाहर से मंगा करके दे देती है। जिसे देखकर नब्या का जेठ कहता है, अरे ये क्या है माँ, घर में दाल चावल नहीं थे क्या, कि ये सब क्या मंगा के रखी हो? दाल चावल रोटी सब्जी यही सब तो मैं खाता हूँ। दादी जी, मुझे तो घर का खाना ही पसंद है। माँ कहती है कि घर का खाना खाने से सेहत ठीक रहती है। भाभी आज तो कुछ अच्छा बना लेती। बड़ी भाभी आई थी तो इतने दिनों बाद गांव से शहर आई हैं। बहू, ये सब क्या है? तुम्हें खाना बनाने को बोला था और तुम ये चाउमीन मोमोज बनाकर ले आई हो। अरे मम्मी जी, मुझे लगा यह लोग गांव में रहते हैं, इन्हें ये सब खाने को नहीं मिलता होगा, इसीलिए मैंने ये सब बना दिया है और मैंने सोचा कि बच्ची को बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं रात को कुछ अच्छा बना लूँगी। ठीक है देवरानी जी, कोई बात नहीं। सुनिए जी, जो बना है वही खा लीजिए और रात में कुछ अच्छा खा लेंगे। अब सभी लोग मुंह बनाकर वही बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, पास्ता खाते हैं। अब रात के लिए सभी सामान का थैला पूजा निकालती है और सब ले करके अपने किचन में जाती है, जहाँ पर किचन की हालत इतनी ख़राब थी कि वह देख करके बोलती है, बाप रे, देवरानी जी की रसोई देखकर तो मैं काफ़ी स्टाइलिश है, लेकिन यहाँ महंगी महंगी मशीनें भी हैं, लेकिन सफाई की कोई ही नहीं है। डस्टबिन से बदबू आ रही है, सिंक में जूठे बर्तन, चिकनाई चारों ओर फैली हुई है। देवरानी जी रसोई साफ़ नहीं करती हैं क्या? अब पूजा खुद ही सबसे पहले झाड़ू मारती है, फिर जूठे बर्तन धोती है, फिर स्लैब से लेकर रसोई के फर्श तक को पोछा से अच्छे से पोंछती है। अब सफाई होने के बाद पूजा थैले से पालक, पुदीना, मक्के का आटा, अरहर की दाल, चावल, सिलबट्टा निकालती है। एक बार देखती हूँ देवरानी जी के रसोई में कौन कौन सी दाल है। अब पूजा दाल का डब्बा खोलती है, उसके अंदर कीड़े चल रहे होते हैं। डर के मारे
देवरानी जी बाप रे कि सभी दाल को उठा करके पूजा डस्टबिन में डाल देती है और फिर अपना काम करने लगती है। डस्टबिन में कीड़े चल रहे होते हैं। फिर पूजा अपना सब्जी काटने लगती है, पालक, बथुआ, और फिर वह पुदीने की चटनी सिलबट्टे पर पीसती है। तभी उसकी सास आ जाती है। वह बोलती है, अरे बहू, यह सिलबट्टा तो मेरे किचन में नहीं था, यह लगता है तू गांव से लेकर आई है। जी माँ जी, मैं इसे गांव से ही लेकर आई हूँ। मैंने सोचा आपको सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चटनी बना रही हूँ। मैं आज शहर की रसोई में गांव वाली स्टाइल से खाना बना करके आप सबको खिलाऊंगी। अब जैसे ही पूजा कढ़ाई चढ़ाती है, गांव के देसी मसाले का छौंका लगाती है, मसाले की भी खुशबू बाहर जाने लगती है। इसे सूंघकर पड़ोस की बसंती फ़ौरन गायत्री के घर में आ जाती है। अरे गायत्री, तेरी रसोई में तो कभी खाने की खुशबू नहीं आई। जहाँ तक मुझे पता है तेरी बहू तो खाना बनाती भी नहीं थी। आज ये खाने की भीनी भीनी खुशबू कहाँ से आ रही है तेरी रसोई में? तेरी छोटी बहू खाना बनाना सीख गई क्या? बिल्कुल नहीं, यह सब उसके बस की बात नहीं है। दरअसल इस खुशबू की वजह मेरी बड़ी बहू जो गांव से आई है, आज वही रसोई में खाना बना रही है। बैठो, तुम भी रात का खाना खाकर जाना। अब कुछ देर बाद रसोई में खाना बना। पूजा अपने हाथों से डाइनिंग टेबल पर बथुए की दाल, कदीमे की सब्जी, थोड़ी की सब्जी, फ्राई दाल, मक्के की रोटी और गेहूं के आटे की रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। 2 से 3 तरह की चटनी भी खाने में शामिल होती है। बाप रे, इतने खाने, सारे आइटम आज तक तो मैंने कभी नहीं खाया। बड़ी भाभी, सच में इतना सारा खाना एक साथ मैंने कभी नहीं खाया। ऊपर से इस खाने की खुशबू तो मेरे मन को ललचा रही है। नव्या भाभी से तुम भी ऐसा खाना बनाना सीख लो, उसका पति बोलता है। सुनकर नव्या चिढ़ जाती है। अब सभी लोग सब खुशी से खाना खाने लगते हैं। बहू, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। सोच, मैं तुम्हारी छोटी बहू से लाख गुना अच्छा खाना तुम्हारी बड़ी बहू गांव की बनाती है। मज़ा आ गया खाना खा करके। गायत्री की सहेली खाना खा करके खूब तारीफ़ करती है। उधर नव्या एकदम से जलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत, फिर पूजा का मसाला ख़त्म हो जाता है और वह बाहर बैठ करके सिलबट्टे में अपना मसाला, देसी मसाला कूट रही होती है। तभी पड़ोसन आ जाती हैं और वह बोलती हैं, अरे पूजा बहू, यह क्या कर रही हो? तभी पूजा बोलती है कि मैं अपने देसी मसाले कूट रही हूँ, इसी से मैं खाना बनाती हूँ, मैं बाहर का मसाला यूज नहीं करती हूँ। तभी पड़ोसन बोलती है कि अरे पूजा बेटा, थोड़ा हमें भी मसाला दे देना। ठीक है आंटी जी, मैं आपको भी यह मसाला दे दूँगी। अब पूजा फिर अपना खाना पीना बनाने लगती है और देवरानी भी मिलजुल करके साथ में खाना पीना बनाने लगती है। और दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी अपने सास ससुर की सेवा करती हैं और देसी स्टाइल में खाना बनाने लगती हैं। अब नव्या किचन भी अच्छे से साफ़ करके रखती है और अपनी जेठानी से गांव वाले स्टाइल में मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, सभी तरह के आइटम बनाना सीख जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी शहर में अच्छे से रहने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।